मोहब्बत एक बहुत पवित्र रिश्ता है, लेकिन कभी कभी यह आपको ऐसी गंदगी में धकेल देता है कि जिससे आप निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पाते। आज मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मेरे पूरे शरीर पर मिट्टी, गंध और कालिख लगी हुई थी। लेकिन मैं तो हमेशा साफ सुथरी रहने वाली औरत थी। फिर ये मेरे साथ कैसे हो गया? मैं टिश्यू पेपर से अपने वजूद को साफ करने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखों से आंसू भी जारी हो गए, लेकिन वह गंदगी साफ नहीं हो रही थी, क्योंकि वह गंदगी मेरे शरीर पर नहीं बल्कि मेरी आत्मा में समा चुकी थी। मैं मैली हो गई थी, अब मुझे कोई भी साफ नहीं कर सकता था। और यह कैसे हुआ था? अगर यह मैं बताऊं तो शायद आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस गंदगी को एक बहुत साफ रास्ता गया था। ऐसा साफ रास्ता जिस पर ज़रा भी धूल नहीं थी। फिर मेरी मंजिल इतनी भयानक कैसे बन गई? मैंने कहाँ पर कदम गलत रखा था, ये जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था। मेरे माता पिता मेरी बहन की शादी कराना चाहते थे, क्योंकि मैं घर चलाती थी, इसीलिए वह मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। और कभी कभी सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब बेटा या बेटी कमाते हैं और पूरा घर संभालते हैं तो फिर उसकी शादी कराने का ख्याल माता पिता के दिल में नहीं आता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, पर मैं हमेशा से ही दूसरों की खुशी में जीने वाली लड़की थी और मैं कहती थी कि जब भी शादी करूंगी किसी ऐसे इंसान से करूंगी जिससे मुझे प्रेम होगा। लेकिन प्रेम सिर्फ हवा में नहीं होता, उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत से उसूल तोड़ने पड़ते हैं, और यह बड़ा हिम्मत का काम होता है। मैं तो अपने घर वालों के सामने बोल भी नहीं सकती थी। मेरी बहन की जब शादी हो रही थी तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं उसे कह रही थी कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा अपना घर होगा, पति होगा। मेरी शादी की उम्र थी, पर कोई बात नहीं करता। अपने माता पिता का मुंह काला करवा दूंगी, तूने कहाँ जाना है? तो वह कहती थी कि नहीं, कहीं नहीं जाना। लेकिन शायद उसके दिल में कुछ और ही था कि मुझे शादी से 2 घंटे पहले वह कहीं गायब हो गई। उसका फ़ोन भी घर पड़ा था, वह घर से भी कोई चीज़ लेकर नहीं गई थी। हम लोग बड़े परेशान हो गए। बात मेरे माता पिता की इज्जत पर आ गई और उन्होंने मंडप में मुझे बैठा दिया। इस तरह की शादियाँ बिल्कुल भी नहीं चलती, हर कोई जानता है। लेकिन मेरी शादी फिर भी चल गई क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा इंसान मिला। पर उससे पहले मैं बहुत डरी हुई थी और सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे माता पिता का हुआ था। उन्होंने मुझे विदा कर दिया था और मैं ही वह घर चला रही थी। मैं एक बहुत अमीर औरत के यहाँ काम किया करती थी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी और उस औरत को मेरे हाथ के खाने की इतनी आदत थी कि वह हर महीने मेरी पगार बढ़ा दिया करती थी कि कहीं ना कहीं मैं उसे छोड़कर न चली जाऊं। लेकिन अब तो मुझे उसे भी छोड़ना पड़ा और मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो गई तो 2 हफ्ते बाद पता चला कि हमारे नौकर का भी एक लड़का है। इसका मतलब कि मेरी बहन उसी के साथ भाग गई थी। वह दिन गया और आज का दिन गया, कभी मेरी बहन की कोई खबर नहीं आई। मेरे माता पिता कहते हैं कि वह मर गई होगी। मुझे उनके मुंह से ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त भी नहीं था। पर मेरी माँ कहती है कि उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि वह तेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करके चली गई। अगर एक बहन बाहर जाए तो दूसरी की भी शादी नहीं होती। और यह तो अच्छा है कि तेरा पति अच्छा इंसान है, वरना तुझे नहीं पता कि क्या हो जाता। मेरे पति का नाम कृष्ण था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी और अभी तक करती आई थी। छोटी छोटी कुर्बानियों से लेकर बड़े बड़े फैसलों तक मैं उसके साथ खड़ी रही थी। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया था कि एक बंदा कमाए और सारे खाएं वाला नज़रिया एक मजाक बन के रह गया था। अब तो एक घर में 2 कमाने वाले हों तो तब भी पूरी ना पड़े। इसीलिए सोचा कि अपने पति का हाथ बटाना मेरा ही फ़र्ज़ है। मैं उसकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि खुद से खाने पीने वाले थे, स्कूल जाते थे और अपना काम खुद कर लेते थे। अब मेरे पास वक्त था और यही वक्त था कि मैं कुछ करती। भगवान ने मेरे हाथ में बहुत जायका दिया था। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और फिर वही शादी से पहले भी यह सब कुछ करने का तजुर्बा तो था ही मुझे। पता था कि मैं वाकई बहुत अच्छा बनाती हूँ और भाई यह काम करूँगी तो मुझे नुकसान नहीं होगा। और जब औरत खुद से पैसे कमाने की कोशिश करती है तो उसे वही काम करना चाहिए जो उसे आता है। इसीलिए सोचा कि घर में ही खाना बनाकर बेचने का व्यवसाय शुरू करती हूँ। शुरू शुरू में लगा था कि सारा कुछ खुद ही संभाल लूँगी, लेकिन फिर भगवान ने मेरे काम में 4 चांद लगा दिए और मेरा काम बढ़ने लगा। मेरा पति भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब तुमसे अकेले यह सब कुछ नहीं होगा, इसलिए काम करने के लिए एक लड़के को रखा। हम चाहते तो एक औरत को भी काम पर रख सकते थे,
पर लड़के को इसीलिए रखा क्योंकि वह काम में मदद भी करता था और खाना डिलीवर करने का काम भी करता था, और उसके पास मोटरसाइकिल भी था, तो कोई दिक्कत नहीं था। पेट्रोल हम डलवा देते थे, बाकी वह हमारा काम बहुत ही अच्छी नीयत से कर रहा था। जब वह पहली बार पसंद आया था, किसी ने उसे भेजा था, कहा था कि बड़ा ही अच्छा लगता है, काम करने का शौक़ है और ज़रूरत भी है, तो मैंने उसे ज़्यादा गौर से नहीं देखा था। उस वक्त मैं बहुत जल्दी में थी। एक नौजवान और ऐसा लड़का चाहिए था जो काम करने में तेज़ हो। हम कोई बुरा आदमी नहीं रख सकते थे क्योंकि यह भाग दौड़ वाला काम था। उसका नाम सनी था। वह शायद किसी पहाड़ी इलाके से आया था, यहाँ पर काम करने की नीयत से रह रहा था। बहुत ही अच्छा लड़का था। मेरी उम्र 28 साल थी और उसकी उम्र शायद 22-23 साल होगी, या शायद उससे भी कम। वह मेरे साथ बहुत ही इज्जत से पेश आता और बहुत अच्छे तरीके से काम करता। मैंने सुना था कि पहाड़ी लोग बहुत मेहनतकश होते हैं, और वह वाकई ऐसा था। बड़े बड़े बर्तनों को ऐसे उठा लेता कि मैं हैरान रह जाती। उसमें बहुत ताकत थी। मेरा पति भी इतने भारी काम नहीं कर सकता था। कहता था कि जवानी ऐसे ही होती है। जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसे ही भाग भाग कर काम करता था। एक दिन मैं खाने में पनीर बना रही थी। जब पनीर का दीचका मैंने एक तरफ करने की कोशिश की और करीब था कि वह मेरे ऊपर ही गिर जाता और मैं बुरी तरह जल जाती, कि सनी ने आकर मुझे बचा लिया। उसने मुझे मजबूती से पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर एक तरफ कर दिया। उसका मुझे इस तरह से पकड़ना और झटका देना बहुत ही अजीब सा था, लेकिन अगर वह ऐसा न करता तो सारी पनीर की सब्ज़ी मेरे ऊपर गिर जाती और मेरा पूरा चेहरा भी खराब हो सकता था। लेकिन मैं हैरान थी कि उसने यह सब कुछ बड़ी आसानी से और बड़ी फुर्ती से किया था। यह तो फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन को हीरो स्टाइल में बचा लेता है, लेकिन वहाँ सब कुछ झूठ होता है, या फिर उन्होंने जानबूझकर सब कुछ पहले से ही इस तरह से रखा होता है कि ऐसा करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन यह तो सचमुच की मुश्किल थी, और उसमें से सनी ने मुझे ऐसा निकाल लिया कि मैं हैरान रह गई। मेरा पति घर पे नहीं था, वो तो सुबह जाता था और शाम को आता था। हम लोग घर के सहन में यह काम करते थे। मेरे बच्चे सुबह स्कूल चले जाते थे, लेकिन दोपहर तक आ जाते थे। कभी कभी वो भी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, पर मैं ही उन्हें कहती थी कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अब मैंने उन्हें बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मैं चाहती थी कि इतनी मेहनत कर रही हूँ तो उनकी पढ़ाई अच्छी हो, ताकि कल को उन्हें इस तरह का काम ना करना पड़े। यह अलग बात है कि आजकल इस तरह के काम से लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इंसान खाना तो कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके पास पैसे कम हो या ज़्यादा। जैसे ही उसने मुझे बचाया, साथ ही कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, अगर मैं आपको पकड़ता नहीं तो आप पर पनीर गिर जाता और आपके साथ बहुत बुरा होता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अब एक इंसान के साथ आप पूरा दिन काम कर रहे हैं तो आप उससे कोई ना कोई बात तो करते हैं। मुंह बंद करके तो काम नहीं हो सकता। और हमारा तो काम खाना पकाने का था, तो हम कोई ना कोई बात कर लेते थे। आज तो खाना बहुत अच्छा बना है, आज इसमें नमक ज़्यादा नहीं हो गया, ज़रा मुझे वो चीज़ पकड़ा दो। इस तरह बातें करते थे। उसने मुझे अपने बारे में भी बताया कि घर में बहनें बहुत ज़्यादा हैं, छोटे बहन भाई हैं, बाबा बीमार रहते हैं, इसीलिए मैं शहर काम करने के लिए आया था। मैंने अपने बच्चों के पुराने कपड़े भी उसे दे दिए। काम करते करते मैं बहुत थक जाती तो वह मेरे लिए बिना कहे ही पानी का ग्लास ले आता। मेरा बहुत ख्याल रखता। कभी कभी इंसान छोटी छोटी बातों से ही प्रभावित हो जाता है। मेरे पति के साथ मेरी जब शादी हुई थी तब मेरी जान पहचान में ऐसा ही कुछ हुआ था। शादी के बाद उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा था, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता तो वहीं सी बात पर ताने देता। तो तुम्हारी बहन की ऐसी थी, क्या पता तुम भी ऐसी ही निकलो। हाँ, ये अलग बात है कि अब कई सालों से उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वह भी बूढ़ा हो गया है और मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, और अब हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। मेरी उम्र तो 35 साल ही हुई थी, लेकिन वह मुझसे 8 साल बड़ा था, इसीलिए 40 तक पहुँच गया था। पता नहीं क्यों मेरा दिल सनी की तरफ झुकने लगा था। मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। मेरे दिमाग में पूरे दिन की बातें चलती रहती थीं। मैंने उससे क्या बात की, उसने मुझसे क्या बात की, हम लोगों ने कब चाय भी, कब उसने मुझे पानी पिलाया, कब उसने मुझे कहा कि आराम से काम करें, कहीं आपको चोट ना लग जाए। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हो रही थी और मैंने अपने पति की तरफ देखा था तो मेरा दिल अजीब सा हो गया था, क्योंकि मेरा पति मुझसे उम्र में बड़ा था और उस वक्त मैं जवान थी।
मैं चाहती थी कि मेरी शादी कम से कम भी मेरी उम्र के लड़के से तो करवाई जाए। और यह वो ज़माना था जब बड़े उम्र के मर्दों से शादी करवाने का बहुत ज़्यादा रिवाज था, क्योंकि कोई इस बारे में इतनी बात ही नहीं करता था। आजकल तो लड़कियों ने खुद बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं, हमें तो बूढ़े बंदे से शादी नहीं करनी। मेरा पति मुझसे 8 साल बड़ा था, लेकिन यह अलग बात है कि वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। और फिर शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है, और यह सब कहने की बातें होती हैं कि वह किसी से मोहब्बत करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। सोचा कि अपने पति से ही मोहब्बत कर लूँगी, पर जिस तरह से हमारी शादी हुई उसमें मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह अच्छा पति था, यही उसका एहसान था। इससे ज़्यादा ना वह कुछ कर सकता था, और इससे ज़्यादा ना मैं उससे कुछ मांग सकती थी, क्योंकि मेरी स्थिति ही ऐसी थी। मैं ये नहीं कहती कि वह मुझसे मोहब्बत करता था, पर मैं ये कहती हूँ कि वह अच्छा पति था और हम पति पत्नी ही बने। इससे ज़्यादा कभी हमारे रिश्ते को कोई मान्यता नहीं मिली। साथ रहते हैं तो मोहब्बत हो ही जाती है। जिंदगी तो गुजर ही गई थी, लेकिन अब सनी को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर वही 19 साल की रूपाली वाले जज्बात जाग रहे हैं। मेरा ही नाम रूपाली था। वह मेरी बहुत तारीफ भी करता था, कहता था कि आप बहुत अच्छी हैं, मैंने आप जैसी औरत नहीं देखी। आप जैसी एक औरत अगर हमारे गांव में हो तो सबकी किस्मत बदल जाए, लेकिन वहाँ की औरतों को ज़्यादा आना जाना नहीं करने देते। फिर उसने बताया कि औरतें खुद ही ऐसी हैं, वह खुद भी नहीं करना चाहती, नहीं तो अपने हक के लिए लड़ तो सकती हैं ना। आपकी तरह घर बैठकर इज्जत से खाना भी बना सकती हैं, इसमें क्या बुरा है। मुझे उसकी कुछ बातें बहुत मजाकियाँ भी लगती थीं, इसलिए मुझे उसकी बातों पर बहुत हंसी भी आती थी, और वह मुझे हंसाने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें करता था। लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ और ही जज्बात पैदा होने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं 35 साल की उम्र में भी बहक जाऊंगी, लेकिन वह कहते हैं ना कि बहकने की कोई उम्र नहीं होती। एक वक्त आता है जब भी भगवान ही समझता है कि अब मैं कभी भी नहीं बहक सकता, मुझे कोई भी अपनी बातों में नहीं लगा सकता, लेकिन वह फिर भी किसी की बातों में लग जाता है, और यह बात है कि ऐसा हो जाता है। मेरी उम्र की कोई औरत हो, जिसके 2 बच्चे भी हों, तो यही सोचती होगी कि अब कहाँ मैं किसी को देखूंगी या कोई मुझे पसंद करेगा। लेकिन सनी से मिलने के बाद शायद मैं भी गलत साबित होने वाली थी। मैं जानबूझकर उसके पास से गुजरती। आजकल अपना बहुत ख्याल रखती, खुशबू लगानी शुरू कर दी थी मैंने। जो लोग इस मामले को समझते हैं वे यह भी समझ गए होंगे कि जब एक अधेड़ उम्र की औरत अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे और खुशबू लगाना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ यह सब कुछ होगा और इतनी आसानी से होता ही चला जाएगा। मैं सनी की मोहब्बत के जाल में फंस चुकी थी। उसने यह बात अपनी ज़ुबान से नहीं कही थी, लेकिन कोई किसी का इतना ख्याल कब रखता है यह सभी जानते हैं। वह मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखता था। एक दफ़ा तो उसने मुझे बचाने के लिए अपने हाथ में गर्म पानी गिरने दिया, और फिर तुरंत मेरे दिमाग में एक मंज़र आया कि एक दफ़ा ऐसे ही मैंने अपने पति को बचाने के लिए अपने हाथ पर गर्म चाय गिरा ली थी, और मेरे पति ने फिर भी मुझे ही बातें सुनाई थीं। कहा था कि तुम्हारा ध्यान किधर रहता है, तुम देख नहीं सकती, और एक दफ़ा भी यह नहीं पूछा था कि कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं जल गया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि मैंने तो उसे बचाने के लिए हाथ आगे किया था। उस वक्त मैं बड़ा हैरान हुई थी कि मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको नज़र नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैंने अपने आप को यही दिया था कि वह बेपरवाह है, उसे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है। और वह तुम्हारी फ़िक्र करे भी क्यों? उसने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, यही काफ़ी है। क्योंकि तुम तो उसकी उस पत्नी की जगह हो जिससे वह शादी करना चाहता था, और वह भाग गई। जब वह मुझसे कहता कि आप थक गई होंगी, बैठ जाइए, तब मुझे मेरे पति के वो अल्फाज याद आते कि औरत तो बनी ही काम करने के लिए है। अब यह तो तुम्हारे सिस्टम में है, तुम इससे इनकार कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें अपनी औरत होने पे इतना ही दुख है तो मंदिर जाओ और भगवान से सवाल करो, मुझे मत कहो। जब भी वह मेरा एहसास करता था मुझे मेरे पति की बेपरवाहियाँ याद आती थीं, लेकिन यह बात भी अब मुझे बताते हुए अजीब लग रही है कि वह बुरा रवैया जो उस वक्त मुझे मेरे पति का याद आता था, वह तो शादी के शुरू के दिनों का था। उसके बाद मेरा पति ठीक हो गया था। जब बच्चे बड़े हुए तो उसे पता चल गया कि अब इसी औरत के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे अब किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी, तो वह रास्ते पे आ गया था। हाँ, वह एक रवायती मर्द था, लेकिन रवायती मर्दों की तरह ही उसको भी वक्त के साथ अकल आ गई थी
लेकिन जब उसे अकल आई तो तब मेरे पाँव फिसल चुके थे। यह बात बहुत अजीब है कि किसी इंसान के साथ आप रहते हैं, इतने साल गुजारे हों और फिर एक इंसान आपके दिल से ही उतर जाए। अब मैं अपने पति को देखती थी तो मुझे गुस्सा आता था, मुझे उसकी बातों से चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। जब वह मुझसे बार बार पूछता, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, और मैं अचानक से चिढ़ गई। उसने कहा, क्या हो गया तुम्हें? पहले भी तो तुम काम करती थीं, लेकिन अब तो तुम्हें हेल्पर रख के दे दिया, फिर तुम और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो? मैंने कहा, चीज़ सामने पड़ी होती है, आपको नज़र क्यों नहीं आती? आप क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? मैं अपने पति से बहुत दूर हो गई थी, लेकिन उसे इस बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने जानने की कोशिश ही नहीं की थी और वह अपनी दुनिया में बिजी था। एक बड़ी अजीब बात है कि जब तक औरत वफ़ा चाह रही होती है, तब तक वफ़ा कर रही होती है। जब उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पति जो मर्ज़ी करे, जहाँ मर्ज़ी जाए, जिसके साथ मर्ज़ी रहे, तो फिर वह खुद के लिए भी यही उसूल बना लेती है और फिर उसे ना तो वफ़ा की ज़रूरत होती है और ना ही वफ़ा करने की कोशिश करती है। मैं भी इसी तरफ जा चुकी थी, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था। इस बात ने मेरे अंदर की बागी औरत को पूरा हौसला दिया और कहा कि इससे तो तेरी परवाह ही नहीं है, तू जो भी करती रहे इससे कुछ पता नहीं है। इस तरह मैंने सनी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं उसके जवाब के लिए बहुत फिक्रमंद थी कि वह क्या कहेगा। मैंने यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं किया था। उसकी पगार का वक्त था, मैंने पैसों के अंदर एक छोटा सा पत्र लिखकर डाल दिया था और उसके अंदर अपने दिल की बात लिख दी थी। मैंने नीचे यह भी लिखा था कि अगर तुम्हारा जवाब ना है तो इस बात को फाड़ के कूड़े में फेंक देना और दोबारा इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। बिल्कुल ऐसे हो जाना कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी और किसी को बताना भी नहीं। लेकिन उसने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही आपका दीवाना हो गया था, पर मैं कुछ ना बोला, नौकर जो हूँ। मैंने उससे कहा कि अब तुम नौकर नहीं, अब तुम इस दिल के शहंशाह हो। बस मेरा इतना कहना ही काफ़ी था और वही मोहब्बत की आग जो मेरे दिल में जल रही थी, वह मुझे दूसरी तरफ से भी नज़र आने लगी। मेरी ज़िंदगी में एक नया और खूबसूरत मोड़ आ गया था, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि यह रास्ता अचानक से मेरी आंखों के सामने आया था। ये वह रास्ता नहीं था जो मैंने अपने लिए तय किया था। मुझे इस गली में नहीं जाना था, मुझे यहाँ का रास्ता भी नहीं पूछना था, लेकिन मैं अब इस गली के अंदर आ गई थी और अजीब बात यह थी कि मुझे मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी। सामने अंधेरा था और अंधेरे का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। या तो उस पार बहुत सारी खुशियाँ थीं या फिर सिर्फ रुसवाई। लेकिन अब बताते हुए तो रुसवाई का ख्याल आ रहा है, पर उस वक्त रुसवाई के बारे में एक पल को भी नहीं सोच रही थी। दिल कहता था कि जो कर रही हो, ठीक कर रही हो। अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की, बड़ी उम्र के आदमी के साथ जिंदगी गुजारी, अपनी बहन के कर्मों की सज़ा भुगती। अब तक न जाने कितनी दफ़ा मेरे पति ने मुझे बातें सुनाई थीं। वह कहता था कि तुम्हारी बहन बदचलन है, तुम भी किसी दिन यही करोगी। तो शायद उसकी बात सच हो गई थी और मैंने भी वही कर दिया था। जो उसका मुझ पर भरोसा तो वैसे भी नहीं था, तो फिर अगर मैंने ये सब कर दिया तो क्या बुरा किया। जब वह गरीब था तो उसकी बातें सुनी, जब वह अपने उरूज पे था तो उसने मुझे कुछ नहीं समझा, और अब तुम्हारी वजह से जब उसके पास सब कुछ है तो क्या तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती? अब बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। तुम जो कर रही हो वह ठीक कर रही हो। जब आपका दिल आपको जवाब देता है ना, तो कभी कभी उसके सामने दिमाग भी लाजवाब हो जाता है। और मैं अब सिर्फ अपने दिल की बातें सुन रही थी। अब मेरा सनी से रिश्ता पूरा खूबसूरत हो गया था। हम एक साथ काम करते थे, पूरा दिन हंसी मजाक करते थे। एक दिन मेरा पति अचानक घर आ गया तो हम लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे। उसने मुझे देख लिया और कहा कि मैं तो अपनी कोई फाइल लेने आया था, तुम तो ज़्यादा ही बिजी हो। उसने मुझे दबे लहजे में ताना दे दिया। मैंने कहा कि उसने मुझे एक चुटकुला सुनाया था तो मैं हंसने लगी थी। मेरे पति ने कहा कि इसका काम तुम्हें चुटकुले सुनाना नहीं है और ना ही तुम्हारा काम इतना खुल के हंसने का है। ज़रा हद में रहा करो। माना कि तुम्हारे बच्चों के बराबर है, लेकिन है तो मर्द ना। इतना कहकर मेरा पति बाहर निकल गया और मैं सोचने लगी कि सनी मेरे बच्चों के बराबर है। ये कैसी बातें करके चला गया है ये आदमी, इसका तो दिमाग ही खराब है। पर उसकी बात गलत नहीं थी। सनी और मेरे बच्चों में ज़्यादा सालों का फ़र्क नहीं था।
3-4 साल बाद मेरे बच्चे भी सनी जितने ही हो सकते थे। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो आपकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। इसी तरह शायद मेरा बुरा वक्त भी आने वाला था कि मेरे पति की अकल पे पर्दा पड़ गया था। वह आजकल मुझसे बहुत दूर दूर रहता था, मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं करता, जबकि मैं उसके लिए इतना कर रही थी। उसे तो पता नहीं था कि मेरा इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक है, तो फिर उसने क्यों मुझसे मुंह बना रखा था? और ऐसा नहीं हो सकता था कि उसे पता चल गया हो। आज मेरी सालगिरह का दिन था और मेरे पति ने सुबह से मुझे मुबारकबाद नहीं दी थी। शायद उसको याद ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि उसे याद आ जाएगा। उसने एक दफ़ा फ़ोन भी किया, लेकिन अपने ही किसी काम से फ़ोन किया था, उसे याद नहीं था। मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि वह मुझे विश ज़रूर करेगा। शायद उस दिन अगर वह मेरा एहसास कर लेता तो मैं इस रास्ते से पलट आती, लेकिन उसने शाम को फ़ोन किया कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊँगा। तुम सनी को छुट्टी दे देना और काम खुद कर लेना, उसे मत बुलाना। मैंने कहा कि हाँ, आपकी गैर मौजूदगी में उसे नहीं बुलाऊंगी, और मैं वाकई उसे छुट्टी देने वाली थी। लेकिन जब वह कमरे में आया तो उसने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या छुपा रहे हो? क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया था कि आज मेरी सालगिरह है, पर वह मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आया था। और तोहफ़ा भी ऐसा वैसा नहीं, मेरे लिए बहुत खूबसूरत सा जोड़ा लाया था, जो उसके लिए ख़रीदना उसकी औकात से बाहर था। मैं जोड़े को देख के ही उसकी कीमत तक पहुंच गई थी, क्योंकि ये जोड़ा मैंने भी बाजार में देखा था। उसने कहा कि आज आपकी सालगिरह है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। मेरी मोहब्बत जैसा कीमती नहीं है, लेकिन बस मेरे पास इतनी ही गुंजाइश थी। मैंने कहा कि ये तुम कहाँ से लाए? तो उसने कहा कि मेरी बहन काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही थी कि अच्छे कपड़े लेने हैं, उसी के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा था, फिर मैंने उन्हीं पैसों से ये आपके लिए ले लिया। मैंने कहा कि तुमने अपने एक रिश्ते पर मुझे जगह दे दी? तो उसने कहा कि आपको तो मैंने अपनी सांसों पे भी जगह दे रखी है, तो फिर रिश्ता क्या चीज़ है? मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैं उससे कहने वाली थी कि तुम आज 2 दिन की छुट्टी ले लो। मैंने उसे मना कर दिया और मैंने वो हद पार कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वह 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, जबकि देखा जाए तो खूबसूरत नहीं, सबसे बुरे दिन थे, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे मेरे पति की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और अपने दिल की बात सुन ली। आज वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान की कसम उस वक्त ज़रा भी अफसोस न हुआ था। दिल में वही बात थी कि जिस शख्स को मेरा एहसास तक नहीं है, मेरे लिए कोई चीज़ नहीं ला सकता, मेरी छोटी छोटी खुशियों को याद नहीं रख सकता, मैं उसकी इतनी बड़ी इज्जत का बोझ कब तक उठाती फिरूंगी? और बस मैंने अपने आप को मोहब्बत के हवाले कर दिया। और ऐसा हमारे क्या कि उसके बाद सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका था। वो हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। मैं 2 कश्तियों की सवार बन चुकी थी, लेकिन जो लोग झूठ के कश्तियों का सवार करते हैं वो हमेशा मुंह के बल गिरता है। इसीलिए कुछ न कुछ बुरा होने वाला था और मुझे इस बात का अंदाज़ नहीं था। मेरा पति जब 2 दिन बाद आया तो वह बहुत खुश था, क्योंकि उसकी कोई बड़ी जगह नौकरी लग गई थी, इसीलिए उसका मूड अच्छा था। जब पति का मूड अच्छा होता है तो उसे अपनी पत्नी ही नज़र आती है। उसने सन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़ा। उसे नहीं पता था कि सन्नी पीछे खड़ा है, और उसने कहा, आज तो तुम मुझे बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे शादी की रात लग रही थी। और वह मुझे अंदर ले जाने लगा। मैंने पलट कर देखा और हैरान रही कि उसने यह बात सुन ली थी। वह अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था कि जैसे कोई उसकी इज्जत पर हमला कर रहा है। उसकी वो गुस्से से भरी आंखों ने मुझे डरा दिया था। वह जवान आदमी था, वह कुछ भी कर सकता था, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पति के बजाय किसी गैर आदमी के साथ जा रही हूँ, और यह सन्नी के साथ बेवफाई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ये सब बहुत अजीब सा था। इतनी उलझ चुकी थी कि अब मुझे एहसास होने लगा था कि सामने की मंजिल बहुत बुरी है। मैं फिर से उस गली में खड़ी थी, और सामने जो मंजिल मुझे नज़र आई थी उसको देखकर मैं हैरान थी। अगले ही दिन सन्नी से रहा नहीं गया और वह मेरे पति के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया। कहने लगा, आपकी और मेरी मोहब्बत एक ही है और जाने कब से चल रही है, लेकिन बात यह है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे करती है। और इस बात को 1 महीने हो गए हैं। अब आप इस रिश्ते से हट जाइए और मुझे तरीके से उसका हाथ थामने दें। ये बहुत बड़ी बात थी, यानी कि तूफान आ चुका था। मेरे पति ने उससे क्या कहा मुझे नहीं पता। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे कहा,
तुम अंदर चली जाओ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह सन्नी को कोई नुकसान पहुंचाएगा, पर थोड़ी देर के बाद वह घर पर नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया था। मेरा पति वापस आया तो उसने उसके बारे में कोई बात नहीं की और मेरी भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। वह मेरे साथ बिल्कुल पहले की तरह ही रह रहा था। एक दिन हिम्मत करके मैंने पूछ लिया तो उसने कहा कि वह वहाँ चला गया जहाँ उसे जाना चाहिए था। मैं हैरान रही कि वह इतनी आसानी से कैसे चला गया। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। एक दिन मेरा पति अपने काम पर गया था तो डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपके पति हॉस्पिटल में हैं, आप लोग आ जाइए। वहाँ जाकर पता चला कि मेरे पति को कैंसर था और वह इस दुनिया से जाने वाले थे। उनके पास सिर्फ 3 महीने थे, लेकिन उन्होंने हमें यह बात नहीं बताई क्योंकि हम कैंसर का इलाज वैसे भी नहीं करवा सकते थे। 70 लाख रुपए की ज़रूरत थी जो हमारे पास नहीं थी। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। मेरी आंखों में मेरे आंसू थे। मैं उसका हाथ पकड़े बैठी थी। उसने कहा, मैंने सन्नी को कहा था कि पूरे 4 महीने बाद वह आ जाए और आकर तुमसे शादी कर ले, क्योंकि तब तक मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। लेकिन देखो, मैं तो 2 महीने बाद ही जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम उससे शादी कर लेना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। वह अच्छा इंसान है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए उस सच्चाई की कोई अहमियत नहीं थी। शायद ये भी भगवान की तरफ से इशारा था कि अब मैं जा रहा हूँ तो उसने तुम्हारा नसीब किसी और के साथ लिख दिया और उसे तुम्हारा नसीब बना दिया। मैंने जो भी बुरा किया मुझे माफ़ कर देना। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं खुद को कोस रही थी। बच्चे भी बहुत परेशान थे। मेरा पति 3 दिन की बीमारी के बाद हॉस्पिटल में ही इस दुनिया से चला गया और कुछ दिनों बाद सन्नी वापस आ गया। उसने कहा कि मुझे आपके पति ने कहा था कि मेरी पत्नी से कोई रिश्ता न रखना। मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे। मैं वो 3 महीने उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं जाते जाते उस आदमी से बेवफाई कर दी। वह बेचारा तो वैसे ही इस दुनिया से जाने वाला था। कम से कम यह जानकर तो न जाता कि उसकी पत्नी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। वह कहीं ऐसी वजह से तो वह अपने वक्त से पहले न चला गया। मैंने सन्नी से शादी कर ली थी। वह अपनी बात का पक्का था कि मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएगा। यहीं पे रखा हुआ था, यहाँ पे काम करता था और अपने घर वालों के लिए भी पैसे भेजता था, लेकिन मेरे साथ ही रहता था। मेरे बच्चों को भी ख्याल करता था और हमारी मोहब्बत भी अभी तक कायम है। पर जब भी अपने पति की याद आती है तो उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी इंसान कितना मजबूर हो जाता है, चीज़ें कितनी उलझ जाती हैं। मुझे मोहब्बत मिली, लेकिन कैसे मिली ये सब बहुत ही तकलीफदेह था। आज भी मेरी ज़िंदगी सन्नी के साथ अच्छी गुजर रही है। वह भी मेरे साथ है और मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये ख्याल भी उसे डरा देता है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे कभी छोड़ के जाएगा। आप लोग भी मेरे लेट पति के लिए प्रार्थना कीजिए। जो उसके नसीब में यही लिखा था वह उसको मिल गया, और जो मेरे नसीब में लिखा था वह मुझे मिल गया। पर जिस तरह से मिला वह बहुत तकलीफदेह था। बच्चे भी बहुत परेशान हुए, लेकिन अब सनी उनके साथ अच्छे तरीके से रहता है। एक तरह से देखा जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी में आने वाले दोनों मर्द ही बहुत अच्छे थे। एक ने मेरे साथ निभाया और दूसरे ने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया। उससे ज़्यादा मुझे अपनी ज़िंदगी से और क्या चाहिए था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।